नमस्कार दोस्तों, दुबे आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम सभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री है। आप सभी जानते हो, इस नाम से तो वाकिफ हो गए और ये इसका इम्पोर्टेंस आपको आपके एग्जाम के पॉइंट के व्यू से आपको देखने मिलता हो। आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट के व्यू से स्टडी करते हो, उस हिस्ट्री में से सबसे अधिक जो जहाँ से क्वेश्चन राइज होता है मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो आज हम सभी मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम सभी चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न हिस्ट्री जो कहा जा सकता है कि 1707 से लेकर 1947 तक हम सभी स्टडी करते हैं। पहले आप हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न है क्या, आधुनिक है क्या। आधुनिकता से जैसे हो जाएगा आधुनिक, आधुनिकता, आधुनिकतावाद हो गया, आधुनिकीकरण हो गया। ये कई टॉपिक होते हैं जिनमें चारों शब्द में से सबका मीनिंग डिफिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन इस टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट है हम सभी करेंगे। जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में स्टडी करते हो, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि आधुनिक है क्या। हम सभी जो आज की जो क्लासेस रहेगा वो मॉडर्न इंडिया की तरफ चलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ हम लोग मूव नहीं कर रहे। प्यारे मित्रों, हम सभी आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ये आधुनिक शब्द होता क्या है, यानी व्हाई द मॉडर्न वर्ड। यानी हम लोग मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस शब्द का मीनिंग ही नहीं होता है कि आधुनिक है क्या। इसका जिक्र 1707 के बाद आधुनिकता क्यों रखा गया। ओके, तो एक तरह से मैं आपको बता दूं आधुनिक का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना है, ये आधुनिक शब्द जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रगतिशील। प्रगतिशील प्रोग्रेस होता है, यहां पर ये आया। तो प्रगतिशील की बातें करते हैं, यानी हम जिस सिचुएशन में हैं इस सिचुएशन आगे की ओर सोचना होता है। जो ये वर्ड जो होता है प्रगतिशील है, इसको क्लियर रूप से डिफाइन दो शब्द करता है, दो वर्ड करता है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो गया तर्कवाद, जिसको रैशनलिज्म कहते हैं। तर्कवाद हो गया, और सेकेंड टर्म हो गया जिसे हम सभी मानवतावाद कहते हैं, ह्यूमनिज्म कहते हैं। ये ह्यूमनिज्म होता है, यानी पूरे आधुनिक जो शब्द होता है उसको है दो वर्ड डिफाइन करता है, एक तर्कवाद हो गया, एक मानवतावाद हो गया। ऐसे कहा जा सकता है कि 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में जो आपका है, इसके पहले मैं बातें करता हूं, एशिया ये काफी डेवलपमेंट था। एशिया में से हम सभी करते हैं, जैसे इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया। इंडिया और चाइना का ये ग्रोथ डेवलपमेंट कहा जाए तो पूरे वर्ल्ड का जीडीपी का, ऐसे तो कहा जाता है उस समय जीडीपी का कोई भी यूज नहीं होता था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका यूज किया गया है। किंतु जब हम कंपेयर करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ग्रोथ और चाइना का ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड का 55% जीडीपी था। तो आखिर क्या कारण है कि इतना प्रोग्रेस होते हुए भी हम अदर इन ये आपका है वेस्टर्न कंट्री से पीछे होते चले गए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री के द्वारा ही ये दिया गया नाम है आधुनिक, जिसको हम सभी कहते हैं मॉडर्न कहते हैं। ऐसे हम सभी देखते हैं एशिया एग्रीकल्चर की तरह इंडस्ट्री में सभी चीज में आगे था, लेकिन जो एशियन कंट्री के लोग होते हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये अधिकतर है अपनी जो भी कार्य होती है वो धर्म से रिलेटेड करके वो आगे की ओर बढ़ते थे। और यूरोप में परिवर्तन का ये दौर गुजरा, व्यावसायिक परिवर्तन हो गया, वाणिज्यिक परिवर्तन हो गया, पुनर्जागरण हो गया और राष्ट्र शब्द का एक उत्पत्ति हो गया।
ये कई ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं। अभी मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर, औद्योगिकरण की बात नहीं कर रहा, ये औद्योगिकरण बाद में आया। ये इस तरह से परिवर्तन हो गया, जो हम धर्म के आधार पर अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, वह तर्क के आधार पर, रिसर्च के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर अपने थ्योरी को आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मालूम क्या चलता है, हमारे विवेक पर, हमारे जो विचारों पर आपका वेस्टर्न जो थॉट्स था वो हावी होते चला गया, और धीरे धीरे हमारे विचार पर, हमारी आर्ट एंड कल्चर संस्कृति पर, हमारे जो भी होता है एजुकेशन पर, ये वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया। इस प्रकार ये आधुनिकता शब्द का जन्म होता है। यानी भारत में एक तरह से 17वीं शताब्दी के बाद जब से कंप्लीट एक ब्रिटिश का एंट्री होता है, अब ब्रिटिश के एंट्री के 100 वर्षों के बाद ये धीरे धीरे हम आधुनिकतावाद की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे हम पढ़ते हैं तर्कवाद, तर्क क्या होता है, रैशनलिज्म जो वर्ड होता है। जैसे हम सभी क्या कहें कि जो होता है यदि सब किस्मत में होता है, जो किस्मत में लिखा है वही हमको फल मिलने वाला, हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने एक रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ा। जैसे आपका हो गया, हम लोग ज्योतिष विद्या के अनुसार पूरा स्टार गैलेक्सी के बारे में डिफाइन किया। उन्होंने गैलीलियो के द्वारा एक टेलीस्कोप ला दिया गया, जिससे हम कल्पना की दुनिया में खोए वो हमारे नजर के सामने लेकर आ गए। तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है न्यूटन। न्यूटन पेड़ के किनारे बैठ सोए हुए थे, उनको एक सेव का टुकड़ा गिरते हुए दिखा, तो उन्होंने कहा आखिर रीजन क्या है। इस आधार पर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। कोपरनिकस हो गए, कई ऐसे ऐसे विद्वान हो गए जो रिसर्च के आधार पर हमारी आंखों के सामने रखे और हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको हमारे साइड कर दिए, और हमारे विवेक पर हावी हो गया वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न रिसर्च हावी हो गया। यही तर्कवाद है। सेकेंड टर्म हम पढ़ते हैं मानवतावाद, जिसे ह्यूमनिज्म कहते हैं। तो हम लोग का है, कभी भी मानव को एक तुच्छ प्राणी समझा गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि जो है सर्वे सर्वा देवता हैं, देव के आधार पर हम सभी कार्य करते हैं। तो एक छोटा सा प्राणी की तरह हमसे व्यवहार किया गया, या हम भी अपने को तुच्छ माने। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे मन के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। यदि हम आंखें बंद कर लेते हैं तो हम चारों तरफ अंधेरा दिखाई देते हैं और कहते हैं कि देखिए ये चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारे अंदर किस एनर्जी का लेवल है। वही वेस्टर्न एजुकेशन हमारे ऊपर हावी हुआ और हमारे ये जो पावर था वो लोगों के सामने रखा कि आपके अंदर कौन सी शक्ति छिपी हुई है, कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। यानी इसमें कहा गया मानव प्रकृति, मानव जो है प्रकृति का एक पूर्ण रहस्य है। तो ध्यान रखें, इन्होंने यहां से स्टार्ट किया। तो इसके अंतर्गत कई टॉपिक्स आते हैं, जैसे मानकर सपोज दैट, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमनिज्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां पर आ गया है कैपिटलिस्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया। कैपिटलिस्ट हो गया, जिसको पूंजीवाद कहते हैं। ध्यान रखना, इसके बाद हो गया कैपिटलिस्ट, यानी उन्होंने कहा कि किसी भी देश को आगे बढ़ना होगा तो सबसे पहला उनको कैपिटल स्ट्रांग होना चाहिए। कैपिटल में स्ट्रांग अर्थात मनी में उनका स्ट्रांग होना चाहिए। तो कैपिटलिज्म थ्योरी एक लेकर आया, जो आज भी पूरा वर्ल्ड, ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं 3 पार्ट्स में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा जो वर्ल्ड बटा था 2 पार्ट्स में, एक सोशलिज्म हो गया, एक कैपिटलिज्म हो गया। कैपिटलिस्ट हो गया, ओके। सेकेंड आपका है कैपिटलिस्ट के बाद हम लोग कहते हैं उन्होंने कहा मानव अधिकार की बातें किया। जिसको हम सभी कहते हैं ह्यूमन राइट कहते हैं। उन्होंने ये जाना कि मानव एक तुच्छ प्राणी नहीं है, बल्कि मानव क्या है, एक प्रकृति का रहस्य है। तो जब हम इस धरती पर जन्म लिए हुए, हमें सभी को अधिकार मिलना चाहिए, एक जीवन जीने का अधिकार मिलनी चाहिए। और वो भी नहीं तो आपका किस प्रकार जीवन, क्या जानवरों की तरह नहीं, आपको रिस्पेक्टफुली लाइफ मिलना चाहिए।
तो उन्होंने कहा एक मानव का जो हमारा है ये प्रोग्रेस क्या होता है, इन्होंने मानव अधिकार क्या होता है, इन्होंने बताया कि भारत में यदि लोग रहते हैं तो लोग सिर्फ 2 वक्त का रोटी चाहते हैं और किसी भी प्रकार से अपने जीवन यापन करना चाहते हैं। उन्होंने आए और डेवलपमेंट का एक सोर्सेस पूरा दिखा कर गए मुगल साम्राज्य में जब ब्रिटिश का एंट्री होता है कि देखिए आपका इनकम क्या, हम इस इनकम को डेवलपमेंट कर कर आपको दिखा देंगे। ओके, इस प्रकार थर्ड जो टर्म आया, थर्ड टर्म कहा जा सकता है ये पर्सनल राइट की बातें करते हैं, व्यक्ति की अधिकार हो गया, ये व्यक्ति के अधिकार की बातें कहा गया। ध्यान रखना, इसके बाद हम लोग हैं जब बातें करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में तो यहां होता है सेकुलर, क्योंकि भारत में कई छोटी छोटी जाति धर्म के आधार पर बटे हुए थे। उन्होंने एक दिखाया कि सेकुलरवाद की जिक्र किया, यानी धर्मनिरपेक्ष जिस शब्द को हम लोग प्रयोग करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बातें किया। भले वैसा है कि ये धर्मनिरपेक्षता को नहीं लेकर है, विश्व में जैसे कहा जाता है 8 क्रूसेडो वार हुआ था, 8 धर्म युद्ध हुआ था। इस धर्म युद्ध के माध्यम से क्रिश्चियन इस्लाम धर्म को हमेशा है डिनाई करने का और उसके ऊपर है पावर जताने का प्रयास किया। लेकिन वही जो हमारी कंट्री में एंट्री करते हैं उसने एक थ्योरी दिया सेकुलर धर्मनिरपेक्षता। ओके, इसके बाद उन्होंने कहा जो भारत में सरकारें, राजा की सरकार है वो अपने अनुसार कानून बना रहा है, निरंकुशतावाद सरकार है, तो उन्होंने एक लाया रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी प्रतिनिधात्मक सरकार की बातें किया। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की उन्होंने बातें किया। इस प्रकार यानी ये मानवता जो वाद होता है, इस प्रकार उन्होंने 1 2 3 4 5 टाइप्स के उन्होंने डिफाइन किया कि देखिए आधुनिकतावाद क्या होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग है जब स्टडी करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोग इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहला है जैसे आपका सिलेबस होता है, यदि आप एग्जाम को कवर करना चाहते हो, यदि आपको सिलेबस नहीं जानकारी है और ये नहीं जानकारी कि एग्जाम के पॉइंट के व्यू से किस तरह से स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट के व्यू से एक सिलेबस और एक है एग्जाम के पॉइंट के व्यू से स्टडी करना, दोनों काफी डिफरेंस हो जाता है। मैक्सिमम कहां से क्वेश्चन एराइज होता है, आपको किन किन टॉपिक की चर्चा करनी है और किन किन टॉपिक को बेस मजबूत करना है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में। फर्स्ट टर्म आ गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री राइटिंग, आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन। जैसे हम सभी कहते हैं इस भारत के नेशनल मूवमेंट की हम बातें करते हैं, राष्ट्रवाद की आंदोलन की बातें करते हैं, तो वहां एक व्यक्ति का जिक्र होता है जिसको हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने नेशनल यानी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के पिता कहे जाते हैं, लेकिन हमारे इतिहास में उनको बहुत ही एक छोटे शब्दों में डिफाइन करके छोड़ दिया गया है। मेरे अनुसार पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। उनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी गई इसके बारे में आपको यहां पर स्टडी करना है, यानी इस मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी कहां कहां से मिलती है, यानी बुक के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल के आधार पर हम सब यहां पर देखेंगे। सेकंड हम लोग करते हैं ये मॉडर्न शब्द आया भारत में कैसे, जब से भारत में यूरोपीय कंट्री का एंट्री होता है, इन अराइवल यूरोपीय कंपनी इन इंडिया, यानी कौन कौन सी कंपनी भारत में आई और सबसे अधिक इसका इफेक्ट क्या पड़ा, हमारी कल्चर के क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे है पैगोडा, जैसे है गॉथिक आर्टिकल्चर की बातें करते हैं, ये शब्द कहां से आया आपको यहां जानने को मौका मिलेगा। और यहां से एग्जाम के यानी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है यूरोपीय कंपनी जब भारत में आई तो भारतीय के ऊपर क्या इसका प्रभाव, क्या इंपैक्ट पड़ा, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहली कंपनी आई थी पुर्तगाल, सेकंड आपका हो गया आने वाली की मैं बातें कर रहा हूं तो हो गया डच हो गया, जो डच के पहले नागरिक 1596 में कार्नेलिस डी हस्तमान भारत आए थे। इसके बाद हो गया ब्रिटिश हो गए 1600 में आए। इसकी बात करते हैं डेनिश के, इसके बाद फ्रांस हो गया और लास्ट में होता है स्वीडिश कंपनी हो गए। इन सभी कंपनी का पूर्ण एक कंप्लीट आपको स्टडी करना होगा। ओके,
नेक्स्ट होता है भारतीय कंपनी के समय भारत की स्थिति क्या थी। आखिर जब ये कंपनी आई भारत का सिचुएशन कैसा था। क्या भारत हमारा यूरोपियन कंपनी से पिछड़ी हुई थी? क्या भारत ये हमारे विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करना नहीं जानते थे? क्या इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आइडिया था या नहीं था? यहां पर हम सभी पढ़ेंगे। और उस समय भारत में कौन कौन से राजा हैं और राजाओं का पोजीशन क्या रहता है, वो किस प्रकार भारतीय आर्थिक स्थिति का दोहन करते हैं, ये सभी टॉपिक यहां पर आपको मिलेगा। फिर हम सभी पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा टॉपिक है साम्राज्यवादी नीति जिसको कहते हैं ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी कहते हैं। आखिर ब्रिटिश का साम्राज्यवादी नीति क्या है? तो इसमें कई पॉइंट्स हम लोग को मिलेगा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, व्यापकता का सिद्धांत हो गया। ओके, इस सभी के बारे में आपको पूर्णतः एक स्टडी करना है। फिर ब्रिटिश साम्राज्यवादी के प्रति ब्रिटिश के द्वारा जो भारत के कॉलोनीज उपनिवेश बनाया गया है, तो इंडियन लोग का क्या रिएक्शन रहा, यहां पर आपको स्टडी करना है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका है इंडियन रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इंडियन लोग का क्या रिएक्शन रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम सभी देखते हैं कि जो ब्रिटिश भारत में आए तो भारतीय सोशलिस्ट पर, रिलीजियंस पर काफी इनका प्रभाव देखने को मिला। उन्होंने कहा भारतीय समाज है जो काफी पिछड़ी हुई है, यहाँ जातिवाद है, यहाँ धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से नफरत की भावना है, यहाँ पर आपका है बाल विवाह हो गया, जैसे बलि प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया। हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति पर ब्रिटिश के द्वारा काफी कटाक्ष करके हमारा मजाक उड़ाया गया और मैकॉले के द्वारा कहा गया ये ब्रिटिश की जो यानी इंडियन का जो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन है यानी ब्रिटिश की अलमारी की एक तख्ते के बराबर है। अब इतने हमारी एजुकेशन को इग्नोर किया गया, यही भारत का एजुकेशन है। जो विश्व के लोग यहाँ पर आते थे, पढ़ते थे, स्टडी करते थे, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, विक्रम विश्वविद्यालय हो गया। आखिर भारतीय एजुकेशन का क्या हो गया, क्यों हम लोग है अदर कंट्री की अपेक्षा पिछड़ते चले गए, यहां पर आपको देखना है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम सभी जो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। तो मैंने नेशनल मूवमेंट को कई शब्दों में इसको डिफाइन किया, कई पार्ट्स में। इसको पूरे नेशनल मूवमेंट को मैंने 4 पार्ट्स में डिफाइन किया। फर्स्ट आपका होता है, फर्स्ट फेज हो गया जो 1858 से लेकर है 1905 तक आपको स्टडी करना है। सेकेंड फेज हो गया 1905 से लेकर 1919 तक स्टडी करना है। और थर्ड फेज हो गया 1919 से लेकर 1939 तक आपको स्टडी करना है। फोर्थ फेज हो गया 1939 से लेकर है 1947 तक स्टडी करना है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बार और जिक्र कर दूं, जैसे एग्जाम के पॉइंट की व्यू से देखा जाए, यह ध्यान रखना है, तो पूरे ये नेशनल जो मूवमेंट होता है, नेशनल मूवमेंट होता है, राष्ट्रीय आंदोलन को मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से एराइज होता है, तो इसको है 3 फेज में मैं डिफाइन कर रहा हूं। फर्स्ट हो गया 1885 से लेकर है 1905 तक, जिसको हम लोग कहते हैं उदारवाद। ये उदारवाद हो गया, जिसको कहते हैं मॉडरेटर हो गया। यही इसी टाइम पीरियड में एक पार्टी बनी थी INC, इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। आखिर उदारवाद होता क्या है, मॉडरेटर होते क्या हैं, इनकी थ्योरी क्या होता है, इनका फिलॉसफी क्या होता है। और जब लोगों का इफेक्ट, जब ये लोगों के ऊपर अपना इंपैक्ट नहीं डाल पाया, तो लोगों ने अपोज, लोगों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया। तब यहां पर है 1905 से लेकर है आपका 1915 ईस्वी तक दूसरा जो फेज आया, जिसको हम लोग कहते हैं उग्रवाद। उग्रवाद हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया। इनके जो नेता हो गए लाल बाल पाल, इनके है एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो गए हैं। अब यहां दें, तो अब सेकंड आपका जो रहेगा, यहां पर जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोखले महात्मा गांधी के गुरु हो गए, गोखले हो गए, SN बनर्जी हो गए, ये सभी हम देख रहे हैं।
तो ध्यान रखना, अब जब यहां पर इनका इफेक्ट नहीं देखा, तब इसी के बाद अब यहां से एक बहुत बड़े भारत में एक लीडर का एंट्री होता है, जिसको कहते हैं महात्मा गांधी, जो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत में इनका एंट्री होता है। तो 9 जनवरी से 1947 तक इसको हम सभी कहते हैं गांधीवाद कहते हैं, गांधीज थ्योरी कहते हैं। ध्यान रखना, एक मैंने आपको यहां पर छोड़ा क्योंकि यहीं पर हम लोग एक टॉपिक स्टडी करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन। ये क्रांतिकारी आंदोलन होता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो होता है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार यानी एग्जाम के पॉइंट के व्यू से जब हम सभी देखते हैं तो देखोगे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से डिवाइड होता है, और आप लोग को प्रत्येक ईयर आपको स्टडी करना है, क्योंकि मेंस हो या पीटी है, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैंने कहा कि नेशनल मूवमेंट को अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट के व्यू से देखा जाए, इसको 3 फेज में डिवाइड किया गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये तो मैंने आपको सिलेबस बताया, और इसी के अंतर्गत एक और पार्ट आपका आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। जब भारत में ब्रिटिश पॉलिसी के द्वारा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में कॉलोनीज उपनिवेश की स्थापना की गई। तो आखिर उपनिवेश कॉलोनीज टर्म क्या होता है? यानी कोई भी विदेशी शक्तियां जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव, हमारे कहा जा सकता है इकोनॉमिकल, सभी दृष्टि से हमारे को हम सभी को कंट्रोल कर ले और पूरे एरिया में अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन लागू कर दे, उस एरिया को उपनिवेश कहा गया। ऐसे तो उपनिवेश सिर्फ भारत के लिए टर्म का यूज हम कर रहे हैं और किसी अदर की बातें नहीं कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री ने आकर हमारे एरिया के में अपना उपनिवेश खोला, स्थापित किया, यानी कॉलोनीज की स्थापना किया, यानी पूरा एरिया उनके हाथों में चला गया। तो अब वही जब एरिया हाथों में चला गया तो आखिर भारतीय लोग के क्या इफेक्ट पड़ा और इनका नीति क्या रहेगा? तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन क्या है, प्रशासनिक तंत्र इनका ब्रिटिश का क्या होता है। इसके बाद हम सभी स्टडी करते हैं एजुकेशन, ये शिक्षा क्या होती है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिकल कंडीशन हो गया, सोशलिस्ट कंडीशन हो गया और प्रेस हो गया। यानी इस तरह से हम लोग को स्टडी करना है, और अदर में हो गया, अदर में कुछ फैक्ट होता है हम लोग यहाँ, यानी पूरे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को पूरे 8 सेक्शन में डिवाइड किया है। ये आपका एक सिलेबस होता है। हमें आशा है कि आप जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो निश्चित है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम के पॉइंट के आधार पर आप आगे बढ़ रहे होगे। प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना है, जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल में कह रहा हूं, मैंने आपके सामने रखा वाई द मॉडर्न वर्ड। मैंने मॉडर्न वर्ड का यूज क्यों किया गया? प्रोग्रेस होता है, ये प्रोग्रेस शब्द लाया कौन? तो ब्रिटिश के द्वारा लाया गया शब्द है, जो 17वीं शताब्दी के बाद भारत में इसका यूज किया गया। उसी प्रकार अब देखिए मैंने कहा उपनिवेश, जैसे फीचर्स ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, भारत में औपनिवेशिक शासन की विशेषताएं, विभिन्न चरण तथा क्या इसका इंपैक्ट पड़ा, इस तरह से मेंस में क्वेश्चन एराइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया तथा राष्ट्रवाद विकास के विभिन्न चरण का डिफाइन कीजिए। इंडियन रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड डिफरेंट स्टेज ऑफ नेशनलिज्म डेवलपमेंट। तो इसमें से जैसे मैंने कहा, ये 2 क्वेश्चन में आप देखोगे, यहां से टर्म होता है औपनिवेशिक शासक, जिसको कहते हैं कॉलोनियल रूल। ये भारत में क्या होता है? दूसरा, इसकी इंपैक्ट विशेषताएं क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है। अब आप सोचिएगा कि आप एग्जाम में क्या होता है कि सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, रटना जानते हैं, टॉपिक एनालिसिस करना नहीं जानते हैं। जब तक टॉपिक को आप एनालिसिस करके स्टडी नहीं करोगे तो आगे चलकर आपका प्रॉब्लम होगा ही होगा। ओके, अब ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम सभी पूरे अपने सेक्शन में कंप्लीट करते चले जाएंगे। स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रगति कैसे हो, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा तो आप अपने रीडिंग स्किल को काफी डेवलपमेंट कीजिए, रीडिंग स्किल के ऊपर फोकस कीजिए,
क्योंकि आप चाहते हो कि आजकल क्या ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, कहीं से भी दूसरे के नोट्स उठाते हो, आप उसी को अपना नोट्स बनाकर पढ़ने लगते हो। बाबू, जब तक आप पेन से लिखना प्रारंभ नहीं करोगे, क्या आपका रिजल्ट हो जाएगा? इसीलिए मैं आज की जो क्लासेस होता है इसमें इंट्रोडक्शन कहा कि आधुनिक शब्द होता क्या है और आपको क्या क्या स्टडी करना होगा। नेक्स्ट क्लास से हम अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके, थैंक्स।